गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए प्रिंसिपल्स हर एक सब्जेक्ट में होते हैं, साथ ही साथ हमारी लाइफ में भी होते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल्स कौन से यूज किए जाते हैं, ये कौन सी ऐसी चीज इसके ऊपर सारी अकाउंटेंसी, चाहे वो 11, 12, सीएस एनी लेवल की अकाउंटेंसी, जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है वो किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो सारे प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप ही किताब का सेकंड चैप्टर है बेटा ये, और इसको आज अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एक्चुअली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस। ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाएंगे बेटा जी, नोट्स कॉपी अपनी जरूर मेंटेन कीजिए, साथ के साथ जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके, सो व्हाट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स disclose the profitability and solvency of the business to various parties. It is necessary to prepare such a statement in a standard language following a standard set of rules and regulations. These rules are known as generally accepted accounting principles or GAAP। भाई कहते हैं, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, पढ़ा था, हमने जाना कि भाई कई तरीके के यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, हर एक तरीके का, जैसे इंटरनल यूजर्स हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, वो अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे चाहते हैं एज अ कंपनी। राइट, अब हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक कंपनी अपने तरीके से अगर बना करके रखे तो क्या उसका कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट, कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आएगा? नहीं। तो एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो बेस हो, और उसी के बेसिस पर सारी अकाउंटिंग जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो उसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पर बनाए भी जाए। राइट, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन क्या, GAAP। क्लियर टू ऑल? नाउ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट इट सेज कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। इसको बनाया किसने है? मैन, हम लोगों ने बनाया। ये प्रिंसिपल्स किसने सेट करें? तो हमने सेट किया। सेकंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? इसकी ऑल ओवर द अकाउंटिंग जहां पर भी की जाएगी, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनको हर जगह पर माना जाता है। तो एक स्टैंडर्ड होगा बेटा जिसे मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, कि भाई अकॉर्डिंग टू द नीड इन प्रिंसिपल्स को आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब कि भाई सपोज कीजिए 5 प्रिंसिपल्स है या 10 प्रिंसिपल्स है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स हर जगह यूज हो। अकॉर्डिंग टू द नीड इसको मॉडिफाई करके यूज किया जा सकता है। कहीं पर 5, कहीं पर 10, कहीं पर 7, आप इनको एज पर द नीड्स यूज कर सकते हो, और इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो दैट इज इसको क्या कहा गया है कि दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्लियर? नाउ व्हाट इट सेज, नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं भाई आखिरकार क्या जरूरत है कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने ही चाहिए, या फिर ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए? क्या इसकी जरूरत है? आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स, इट इज नेसेसरी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स। कि बहुत जरूरी है साहब, अगर सब जने अपनी मनमर्जी से अकाउंटेंसी करने लगे, सब जने अपनी मनमर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करने लगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक मीनिंगफुल रिजल्ट इससे ड्रॉ करना। दैट इज वाई एक कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है अकाउंटिंग प्रोसीजर को करने के लिए। क्लियर? व्हाट सेज नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो वास्तविकता में थ्रू आउट द अकाउंटेंसी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो आ रहा है वो आपके लिए बेटा, दैट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? आइए पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। इट सेज एज पर दिस कंसेप्ट it is assumed that the business will continue to exist for a long period in future and the transactions are recorded in the books of business on the assumption that it is continuing enterprise। कि ऐसा मान के कभी भी अकाउंटिंग नहीं की जाती कि हमारा बिजनेस ज्यादा नहीं चलेगा, हमारा बिजनेस तो बस इस साल बंद हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं, जो सबसे पहला प्रिंसिपल दिमाग में होता है वो ये है कि बिजनेस हमारा कैसा रहेगा बेटा, वो कंटिन्यूइंग रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, गोइंग कंसर्न रहेगी। ठीक है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो,
बट द कंपनी विल रिमेन ऑलवेज। ये माइंड में रख करके अकाउंटिंग को किया जाता है, ठीक है। कई सारे ट्रांजेक्शन है जिसका बेस यही गोइंग कंसर्न होता भी है। तो हम साथ ही साथ आगे आने वाली क्लासेस में इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि इन कंसेप्ट्स को कैसे यूज किया जाता है वो भी हम आपको समझा सकें, ठीक है। सेकंड जो कंसेप्ट आता है दैट इज द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? चेंज नहीं होना। एक ही मेथड जो आपने एक साल यूज किया अकाउंटिंग के लिए, उसी मेथड को अगले साल यूज करो, उसी मेथड को अगले साल यूज करो, राइट। So next years, the consistency concept says that the method of accounting should remain constant. It should remain unchanged. ठीक है? Whatever the method you are following in any particular year, that should be continued in the next year also. So that is the main principle for accountancy. So let's take an example for this. A very small example for it. It can be, suppose for calculation of depreciation, we have two parts. We have two methods, right? One is the written down value method, ठीक है। Another method is the straight line method, ठीक है जी। ये छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये चैप्टर आपके डेप्रिसिएशन क्लास 11th में आगे आपको जानने को मिलेगा कि होता क्या है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, दैट वी ऑल नो कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड ऑब्सोल्यूशंस, राइट। पैसेज ऑफ टाइम के चलते, चीजों को इस्तेमाल करने के चलते जो भी स्पेयर पार्ट्स या उसके यूजेज में जो भी वियर एंड टियर होता है उसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। निकालने के, कैलकुलेट करने के मेजरली टू मेथड्स होते हैं। वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कंपनी सपोज कीजिए जो अकाउंटिंग करती है तो 2022-23 के अकाउंट्स जो बनाए वो तो इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करके बनाया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2023-24 के अकाउंट्स जो बनाए वो स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाए। अगेन 2024 से 25 फिर से ये मेथड यूज कर लिया। तो बेटा दिस कैन नॉट हैपन, देयर इज अ रेड क्रॉस, इसको बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। ऐसे मेथड्स हर ईयर आप स्विच नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो अ कंसिस्टेंट कंसेप्ट। Whatever is being followed in any particular year, that should exist in the same year also, next year also, right? So that is the second concept for accountancy, and that is the consistency concept. क्या बोलते हैं इसको? Clear to all? Now what it says? It states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. It helps them to compare the profits and losses of different periods and draw मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो भाई एक तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक ईयर के दूसरे ईयर से कंपेयर करना इजी हो जाता है, साथ ही साथ कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द टू कंसेप्ट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। द थर्ड इज द अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल, ये जो शब्द है इसका मतलब समझिएगा। अक्रूवल, इसको लिखते हैं अपन बेटा अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। सही है जी, कि पैसा अर्न हो गया है लेकिन अभी तक आया नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है आपका क्रेडिट सेल। आपने 5 लाख रुपीस की सेल करी, ठीक है। सेल्स करी कितना? टोटल थी 5 लाख की। इस 5 लाख रुपीस में से 2 लाख तो कैश ऐसे कैसा मिल गया आपको, ठीक है। लेकिन अभी भी 3 लाख रुपीस ऐसे हैं जो किसी फ्यूचर डेट में आपको रिसीव होंगे। तो ये आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स होगी बेटा, ठीक है। ये अक्रूवल है कि भाई हमने सेल कर दी, पैसा अर्न तो कर लिया बट अभी तक आया नहीं। तो हमारी जो अकाउंटेंसी बेटा उसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। क्या कहता है कि एज पर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिसीव्ड व्हेन revenue is recorded when sales are made. It is immaterial whether cash received or not, and the same applies to expenses also. It provides more appropriate information about business, enterprise and compared to cash basis. तो कितनी सिंपल सी बात है कि जिस समय सेल हुई उस समय आपको रिकॉर्ड कर दो, ठीक है।
चाहे वो क्रेडिट सेल ही क्यों ना हो, चाहे भविष्य में किसी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट पर आपको पैसा रिसीव होने वाला हो, आपको जो रिकॉर्ड करना है, जो डेट रिकॉर्ड करनी है, वो वही डेट होगी जिस डेट को आपके यहां से माल चला गया, जिस डेट को आपने सेल कर दी. सिंपल. Clear to all? So that is the accrual concept, and the same concept is being followed in expenses side also. Whenever any expense is incurred, whether the amount for that has been paid or not, that should be recorded on particular date only. ठीक है, कि आपने जिस डेट को एक्सपेंस किया, अभी तक हो सकता है आपने पैसा उसको ना दिया हो. ठीक है, so for that matter आपने चाहे उसका आउटस्टैंडिंग ही रखा है, लेकिन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ईयर है, आपको वहीं पर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज द अक्रूवल कंसेप्ट. क्या कहलाता है ये? Accrual concept. Clear to all? Now, here we have the fourth concept, that is business entity concept. As this concept, business organizations are treated as separate entities and owners of the persons are separate entities. तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट कई जगह पर इग्नोर भी किया जाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स, जो सिंगल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, उनके केसेस में ऐसा सोल प्रोप्राइटर जिसे आप बोलते हो, तो उनके केसेस में से आप नहीं कह सकते कि बिजनेस इज डिफरेंट एंटिटी देन. ठीक है, पार्टनरशिप के केसेस में व्हेन द पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, उस केस में भी ये कंसेप्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है. ये कंसेप्ट कहता क्या? बहुत सिंपल सी बात है कि द बिजनेस की एंटिटी, बिजनेस की पहचान, बिजनेस की एग्जिस्टेंस, बिजनेस एक अलग नाम से जाना जाएगा, उसकी एक अलग अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है. इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिजनेस को अलग तरीके से जाना जाता है. ठीक है, बिजनेस अपने नाम पर असेट्स परचेज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स मेक कर सकता है, राइट, और ओनर्स की जो उसका जो ओनर है उसकी पहचान अलग होती है बेटा. दैट इज कि देयर आर टू एंटिटीज, देयर आर टू एंटिटीज, वन इज द बिजनेस, अनदर इज द ओनर. इसलिए यही कंसेप्ट यूज किया जाता है जब कैपिटल को लाइबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड किया जाता है इन द बैलेंस शीट, क्योंकि वॉट एवर अमाउंट इज बीइंग invested by any entrepreneur into the business, that is like a loan for that firm. ठीक है, क्योंकि उसने तो फर्म ने जो भी entrepreneur है उससे पैसे लिया है, and for that also interest on capital is being paid by that firm to the entrepreneur. ठीक है, इसके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा. तो यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा जो बिजनेस है उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेपरेट होती है अदर देन इट्स ओनर. क्लियर? नाउ moving towards the fifth point, that is a dual aspect. Now what is dual aspect? पहलू, एक सिक्के के दो पहलू. Every coin has its two sides, right? ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट्स हमेशा होंगे in accountancy. Let's take an example for that. ठीक है, suppose you are purchasing any machinery. ठीक है, आपने कोई भी मशीनरी परचेज करी. ठीक है, let's take an example. Machinery purchased for rupees 50,000. ठीक है, 50,000 रुपए की मशीनरी बिजनेस से परचेज की गई. इसके दो इफेक्ट हुए. सबसे पहला तो कैश कम हुआ बेटा, राइट. तो पहला इफेक्ट किस पर आया? कैश अकाउंट पे, राइट. सेकंड, जब कैश कम हुआ तो मशीनरी बढ़ी भी तो सही, मशीनरी इंक्रीज हुई. मशीनरी इंक्रीज हुई मतलब जो असेट अकाउंट है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा. कैश अकाउंट तो कम हुआ और असेट अकाउंट आपको बढ़ा हुआ दिखाई दिया, राइट. तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो कॉइन्स, दो साइड्स होते हैं. एस्पेक्ट मतलब दो इफेक्ट्स होना, इसे कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट. जैसे क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूअल एस्पेक्ट. आप कोई भी एग्जांपल और दे सकते हो. सपोज करो एनी अमाउंट इज बीइंग पेड टू आवर क्रेडिटर्स. ठीक है, क्रेडिट परचेजेस थी हमारी 5 लाख रुपीस की. ठीक है, इसको हमने पे कर दिया, पेड टू क्रेडिटर्स 5 लाख रुपीस. ठीक है भाई, 5 लाख की हमने क्रेडिट परचेज करी थी, पर्टिकुलर डेट के आने पर 5 लाख रुपए हमने दे दिए. सिंपल सी बात है. ऐसे केस में दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे? पहला कि आपके जो क्रेडिटर्स है बेटा जी क्या है, वो कम होंगे. भाई उनको पे कर दिया तो वो कम हो जाएंगे,
राइट? पहले जिससे पैसे उधार ले रखे थे उसको चुका दिया तो हमारे अकाउंट में उसका क्लोज हो जाएगा, राइट? क्रेडिटर कौन होता है बेटा जी? आपकी लाइबिलिटीज वो हो गई कम। साथ ही साथ आपका जो कैश अकाउंट है, भाई क्रेडिटर तो कम हुआ ही, आपका जो कैश है बेटा वो भी तो कम होगा, राइट? और कैश किस में आता था? असेट साइड में। सही है जी? तो हर एक ट्रांजेक्शन के हमेशा कैसे एस्पेक्ट होते हैं? दो एस्पेक्ट। ऐसे ही कहते हैं अपन ड्यूअल एस्पेक्ट, कि आप जो भी करते हैं आपको लगता है किसी पर इफेक्ट नहीं होता, नहीं, उसके दो पहलू हमेशा निकलेंगे बेटा, राइट? और सेम वे ट्रांजेक्शन आप कोई भी करेंगे उसके दो इंपैक्ट जरूर होंगे, ठीक है? हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट कम से कम इफेक्ट करता है, इसे ही बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इज इट क्लियर विद एवरीवन? इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। So here comes our next concept. What is that? That's the money measurement concept. What it says, beta, as per the accounting convention, only those transactions are recorded which can be expressed in monetary terms. यानी accountancy को किसी भी तरीके की abstract things से मतलब नहीं है सब। उन abstract thing की money में value क्या है केवल उससे मतलब है। मशीनरी खराब हो गई, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उससे। मतलब किससे है कि उस मशीनरी को रिपेयर कराने में कितना पैसा खर्च होगा, तो मॉनेटरी टर्म्स में जो मेजर करते हो, या फिर उस मशीनरी के खराब होने से प्रोडक्शन कितना हैम्पर हुआ, राइट, उसका पैसे में कितना कैलकुलेशन है, उस पैसे का ही बस कैलकुलेशन लिखा जाएगा अकाउंटिंग, ठीक है जी? तो देखिए क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात, द इवेंट ऑफ मशीनरी ब्रेकडाउन इज नॉट रिकॉर्डेड एज इट डज नॉट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। कि इवेंट हुआ क्या कि मशीनरी खराब हो गई साहब, अब मशीनरी का खराब होने ये एक इवेंट है, पर इसको क्या रिकॉर्ड करोगे अकाउंटेंसी में? नहीं, इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इससे होने वाला नुकसान क्या है? एक तो जो पैसा उसमें लगेगा उसको रिपेयर कराने में, दूसरा कि भाई उसकी वजह से कितना प्रोडक्शन आप नहीं कर पा रहे हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। ये कहलाएगा क्या बेटा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या कहलाएगा ये? क्लियर? तो अकाउंट्स को मतलब नहीं आपके भाव से, किसी इवेंट से, इसको मतलब किससे है? पैसों से। कि उसको पैसों में अगर नापा जाए तो क्या कोई बेनिफिट है या कोई लॉस है, बस उसको हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है? दैट्स द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सो हियर वी हैव कॉस्ट कंसेप्ट। व्हाट इट सेज, एज पर दिस कंसेप्ट एन asset is ordinarily recorded the price actually paid or incurred to acquire it। ऐसा जनरली हमारे को लैंड एंड बिल्डिंग जो हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि सपोज कीजिए बिजनेस ने परचेज करी एक लैंड परचेज फॉर रुपीज 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी गई। ये है वो जमीन, ठीक है? ये खरीदी कब थी जमीन? दिस वाज परचेज इन 2015। जैसा कि आप सभी जानते हैं भैया, लैंड की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। तो बढ़ करके इस लैंड की वैल्यू 2024 में हो चुकी है ₹75 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब बात आती है कि हमें बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए? क्या वो वैल्यू 50 लाख होगी या फिर वो वैल्यू 75 लाख होगी? लेट्स सी व्हाट आलोक हैज टू से। आलोक, योर ओपिनियन। 50 lakh should be mentioned in the accounts. What Nikhil has to say? 50. What about you, Aditya? 50. And Lakshya? Other students? 50. Everyone is saying 50 only, right? So कहानी बड़ी सिंपल है कि जितने में उसको परचेज किया उतना ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 75 लाख रुपीज जो वैल्यू आज की डेट में है, ये 75 लाख रुपीज वैल्यू किसने निकाली? हो सकता है आप 75 लाख रुपीज कह रहे हैं, कोई और उसी लैंड की वैल्यू 80 लाख रुपीज कहेगा, कोई एक तीसरा जना आया जो उसी लैंड की वैल्यू 70 लाख रुपए बोल रहा है, कोई कह रहा है कि भाई केवल 60 लाख है। तो कोई एक वैल्यू असर्टेन कर सकते हो क्या अकाउंट्स में लिखने के लिए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर जितने में इसको परचेज किया गया बेटा उसको कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं उसको?
या फिर इसको हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने में कोई भी चीज को खरीदा गया है उसको उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? चले आगे। अकाउंटिंग पीरियड, व्हाट इट सेज। So, an accounting period is the interval of time at the end of which the financial statements are being prepared to ascertain the financial performance of the business. The accounting period is normally considered to be the period of 12 months. देखिए भैया, जो presently accounting period जो follow होता है ज्यादातर कंपनीज में, that starts from 1st of April of every year and it ends up to 31st March of every next year. ठीक है? So present accounting year जो चल रहा है that has already been started from 1st April 2024 and that will end on 31st March 2025. तो अकाउंटिंग पीरियड को क्यों इतना जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस तभी निकाला जा सकता है जब बिजनेस को क्लोज किया जा रहा है, लेकिन बिजनेस क्लोज होता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंसेप्ट हमारा यह था कि गोइंग कंसर्न वी ऑलवेज अज्यूम दैट कंसर्न क्या रहती है, हमेशा चलती रहेगी, आगे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगी। दैट इज वाई हम इसको हमेशा अकाउंटिंग पीरियड वाइज कैलकुलेशन करते हैं। हर साल 1 अप्रैल को हम बिजनेस को दोबारा से फ्रेश स्टार्ट हुआ मानते हैं और 31 मार्च को उसको क्लोज करते हैं। दैट इज वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने बनाए जाते हैं बेटा वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाए जाते हैं, जस्ट टू असर्टेन whether we have incurred profits or lost. Clear? Here we have our next concept, that is the matching concept. So matching the revenue earned during an accounting period with the cost associated with the period to ascertain accurate result of the business concerned during the period is called matching concept. भाई जिस ईयर का प्रॉफिट है, जिस ईयर का एक्सपेंस है, उसको इस ईयर में ही लिखो। ठीक है? दैट्स कॉल्ड मैचिंग। उस साल के रेवेन्यूज में से ही उसको लेस करो। ठीक है? नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू जो आने वाले हैं उसमें से इस साल के एक्सपेंसेस को लेस नहीं किया जाएगा, तो पीरियड वाइज चला जाता है। दैट इज कॉल्ड द मैचिंग कांसेप्ट। ओके, हियर वी हैव रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कांसेप्ट। व्हाट इट सेज, एज पर दिस कांसेप्ट रेवेन्यू शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। इट हैज बिकम सर्टेन दैट रेवेन्यू विल बी रियलाइज्ड। भाई वो कहता है कि जब पैसा आए तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज जब हो जाए कि हाँ इससे पैसा आएगा ही आएगा, तभी उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है? जैसे आपके डेटर्स हो गए, डेटर्स आपने रिकॉर्ड किए 5 लाख रुपए के, मान लीजिए उसमें से 1 लाख रुपीज के आपके बैड डेट्स निकल गए, तो आपने लिखा था कितना 5 लाख, अब आपको हो गया लॉस, राइट? तो रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है कि कोई भी एक्सपेंस या इनकम जिस समय पर आए उसको उसी समय पर रिकॉर्ड करो। क्लियर? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, व्हाट इट सेज, this principle of accounting specifies that the transaction should be recorded in an objective manner and should be unbiased in nature. आपके पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है, इनको अकाउंटेंसी में नहीं लिखा जाता। ठीक है? आपके पर्सनल जजमेंट इसको अकाउंटेंसी में नहीं रिलेट किया जाता। वे ऑलवेज रिलेट कि भाई अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अनबायस्ड होकर के अकाउंटिंग को किया जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ कंसेप्ट थे जिस पर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड रहती है। ऐसे ही कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस आएंगे जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है? तो होप आपको आज बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ आए होंगे, साथ के साथ आपने नोट डाउन भी किए होंगे। ठीक है? ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेटा बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।